हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अपने नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। आज का जो मेरा फोकस होगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया है, कुछ चीजें और भी शेड्यूल्स कवर कर दिए हैं और आज हम पढ़ेंगे डीआई के बारे में, जो कि आपको डिप्लोमा फाइनल ईयर में ये पूछा जाएगा एग्जाम में और बी फार्म 5th सेमेस्टर में आपको मिलेगा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत। डीआई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मतलब हर बार आप कोई भी पेपर उठा के देखेंगे तो डीआई आपसे कम हर पेपर में कोई ना कोई पार्ट, अच्छा उसके कौन कौन से पार्ट आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे डीआई का फंक्शन क्या होता है, ठीक, ड्यूटीज ऑफ डीआई ये पूछा जा सकता है, पावर ऑफ डीआई, क्वालिफिकेशन ऑफ डीआई और प्रोसीजर टेकिंग सैंपल ऑफ डीआई। तो ये 3-4 क्वेश्चन उठते हैं डीआई से। तो आइए स्टार्ट करते हैं डीआई ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि डीआई की पावर की बात करें तो डीआई की पावर बहुत ही ज्यादा होती है और एक गवर्नमेंट जॉब है जो कि सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट करती है और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट में अपॉइंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कुछ चीजें लिखी हुई हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर की बात करें तो जो आयुष के डीआई होते हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के जो डीआई होते हैं वो 33G के अंतर्गत, सेक्शन 33G के अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। उनकी नियुक्ति होती है वह या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। और जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के डीआई होते हैं या फिर बोल सकते हैं हम एलोपैथिक के जो डीआई होते हैं, एलोपैथ के जो डीआई होते हैं, उनकी नियुक्ति होती है सेक्शन 21 के अंतर्गत। ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना, इसलिए ये कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि कोई 33 साल की जी फॉर गर्ल है जो आयुष की डीआई नियुक्त की जाती है और 21 साल का कोई लड़का है जिसका अपॉइंटमेंट होता है एलोपैथिक डीआई के लिए। ये अपनी ट्रिक है याद रखने के लिए, बस ऐसे ही जनरल सी बात। क्वालिफिकेशन ऑफ डीआई की बात करें, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक। बहुत सारी बुक में अलग अलग रेफरेंस दिए हुए हैं और हर बुक को आप जब भी पढ़ेंगे तो अलग अलग आएगा, लेकिन आपको कुछ बेसिक चीजें, बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो ए ग्रेजुएट इन फार्मेसी, ब्रैकेट की बात करें तो ग्रेजुएट इन फार्मेसी का मतलब वो कम से कम बी फार्म होना चाहिए, ठीक। आप अभी इतना जानो और डिटेल में तो अब जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से अगर उन्होंने बैचलर किया हो या फार्माकोलॉजी से किया हो, ठीक, किसी स्पेशलाइजेशन में, तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी से भी किया हो तब भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो अलग चीज है। आपको केवल एग्जाम में इतना लिखना है कि क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट इन फार्मेसी या ब्रैकेट में बी फॉर्म, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से उसको क्या करना चाहिए, बी फॉर्म की डिग्री मिनिमम होनी चाहिए उसके पास, तभी वो अप्लाई कर सकता है डीआई के लिए। उसके आगे भी कुछ चीजें हैं और क्या क्या उसके मतलब होनी चाहिए योग्यता, उसको देखते हैं। क्वालिफिकेशन में नॉट लेस देन 18 मंथ एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चर ऑफ एट लीस्ट वन सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी। उसके पास 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए शेड्यूल सी के ड्रग्स का, कोई भी एक स्पेसिफाइड ड्रग्स का, ठीक है। आगे देखते हैं नॉट लेस देन 18 मंथ एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग ऑफ एनी वन सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड अप्रूव इन द अप्रूव्ड लेबोरेटरी। दूसरा क्या होना चाहिए, पहली बात तो उसके पास शेड्यूल सी का 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ड्रग का, ठीक। शेड्यूल सी में पेरेंटल प्रोडक्ट आते हैं जैसे सीरा, वैक्सीन, ये सारी चीजें शेड्यूल सी के अंतर्गत आती हैं। तो 18 महीने का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो शेड्यूल सी की कोई भी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ड्रग है उसकी जानकारी होनी चाहिए उसको, उस पर उन्होंने टेस्ट किया हो, टेस्टिंग की हो और शेड्यूल सी की स्पेसिफिक ड्रग्स के ऊपर, ठीक है, या स्पेसिफिक सब्सटेंस के ऊपर, ड्रग भी बोलो चाहे सब्सटेंस बोलो,
वो अप्रूव लेबोरेटरी से, ऐसा नहीं है कि कोई फर्जी लेबोरेटरी है या फिर आप किसी से जान पहचान है, कुछ पैसे देकर आपने सर्टिफिकेट इशू करवा लिया है, ऐसा नहीं होगा। इसमें एक और चीज होती है कि जब भी आप इंडस्ट्री में जाते हैं जहां पे शेड्यूल सी का प्रोडक्शन होता है, तो आपका एक रिकॉर्ड तो वहां पे होता है और दूसरा रिकॉर्ड डीआई ऑफिस भेजा जाता है। ठीक, वहां से काउंटिंग, जब वहां पे वो आपका रिकॉर्ड चढ़ जाएगा तो वहां से तब काउंट किया जाएगा 18 महीने। जब 18 महीने कंप्लीट हो जाएगा तब वहां से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो भी अप्रूव्ड लेबोरेटरी से आपको करना है, तब आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे क्या है, नॉट लेस देन 3 year एक्सपीरियंस inspection of the from license for manufacture of the schedule C drugs during the course of their service as drug inspector। ये थोड़ा सा क्रिटिकल लैंग्वेज लिखी हुई है, आप लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं इसे सिंप्लीफाई वे में समझाने की आपको कोशिश करूंगा। जब से डीआई ने अपनी जॉब को मतलब गेन किया है, जैसे इन केस उसने 2018 में वो डीआई हुआ है, ठीक, तो 2021 जब तक कंप्लीट नहीं होगा उसकी ड्यूटी, मतलब 2018 में उन्होंने ज्वाइन किया और 2021 तक, जब 2021 कंप्लीट हो जाएगा 3 साल का, ठीक, तब क्या होगा, उसके बाद वो जहां पे शेड्यूल सी की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाके इंस्पेक्ट कर सकता है, जांच कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता है। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, तो इतनी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। आगे क्या है, पावर ऑफ डीआई, डीआई की पावर क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। आगे हम देखते हैं पावर ऑफ डीआई, क्या पावर होती है डीआई की, एक ड्रग इंस्पेक्टर की क्या पावर होती है। तो इसकी पावर जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, एक हिसाब से कह सकते हैं। पहला क्या कर सकता है अब डीआई, ठीक है, टू इंस्पेक्ट, मतलब जांच कर सकता है, कहीं पे भी जाके जांच पड़ताल कर सकता है। क्या जांच पड़ताल कर सकता है, जहां पे ड्रग सेल हो रही है या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वहां पे जाके वो जांच कर सकता है। दूसरा क्या है, टू टेक सैंपल, वो सैंपल को कलेक्ट कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, या जहां पे सेल हो रही है ड्रग की वहां पे जाके वो सैंपल को कलेक्ट कर सकता है और उसको गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेज सकता है। ये उसकी पावर होती है। आगे देखते हैं, टू सर्च, किसी भी जगह पे जाके सर्च कर सकता है, अगर उसको कोई कंप्लेंट मिलती है या अपने मन का ही वो जाके कम से कम चेक कर सकता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप कोई गलत ड्रग तो नहीं बना रहे, कोई गलत सब्सटेंस तो नहीं बना रहे, उस जगह पे जाके चेक कर सकता है। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखेंगे, टू एंटर एंड सर्च, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में विदाउट परमिशन वो एंट्री कर सकता है, किसी भी शॉप पे, किसी भी प्रमाइस में, प्रमाइस या जो भी बोलो आप, भवन जिसे बोलते हैं, इमारत में जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, प्रीमाइस, ठीक, तो वहां पे जाके वो एंट्री कर सकता है विदाउट परमिशन और सर्च कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है। टू स्टॉप एंड सर्च, टू स्टॉप एंड सर्च का मतलब कोई भी व्हीकल्स, कोई भी वाहन जा रहा है जिसमें प्रोडक्ट मेडिसिन लदी हुई है, ठीक है, ड्रग लदा हुआ है, या फिर रिलेटेड टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट लदा हुआ है, तो उसकी जांच, उसको रुकवा सकता है, स्टॉप करवा सकता है और उसकी जांच कर सकता है। ये इसकी पावर होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, टू गिव ऑर्डर, ऑर्डर दे सकता है कि ये प्रोडक्ट खराब है, उस आपके खिलाफ अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। ये सारी चीजें हैं। टू एग्जामिन, एग्जामिन कर सकता है आपके रिकॉर्ड को, जैसे आप अगर केमिस्ट शॉप खोलते हैं तो वहां आपके लाइसेंस को चेक कर सकता है, आपके जो भी रिकॉर्ड है, रजिस्टर है, वो मेंटेन है या नहीं है, उस सारी चीजों को देख सकता है। और आपके खिलाफ अगर वो चीजें सही नहीं है, उतनी परफेक्ट नहीं है जैसे एज ए रूल होना चाहिए, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है डीआई के थ्रू। तो ये कुछ पावर होती है, आपको याद रखना है। इसमें ये केवल हमने हेडिंग मेंशन किया हुआ है, बाकी डिटेल में आप अंदर में, जैसे टू इंस्पेक्ट के बाद आप लिख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में जांच पड़ताल कर सकता है, उसके बाद सेल जहां पे हो रही है वहां पे ये सब जांच पड़ताल कर सकता है। ये सारी चीजें आपको याद रखना होगा। हमेशा कम से कम यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर साल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपको नेक्स्ट बात करें तो ड्यूटीज ऑफ डीआई, डीआई की, एक ड्रग इंस्पेक्टर के क्या कर्तव्य होते हैं।
तो आप ऐसा समझिए जैसे पावर होती है, पावर ऑफ डीआई और ड्यूटीज ऑफ डीआई लमसम सेम होता है, बस इसमें कुछ डिफरेंस है वो आपको याद रखना होगा। पहला क्या है, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा आप सुनते रहिएगा। सबसे पहला क्या है कि उसको उस एरिया में, जैसे पर्टिकुलर किसी भी एरिया में कोई डीआई नियुक्त किया गया किसी जिले में, तो उस जिले में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जितनी भी मेडिकल शॉप है, उन सब पे साल में 2 बार उसको जाना है। ट्विंस इन ईयर, मतलब 1 साल में 2 बार वहां पे जाना है और उनके सारे रिकॉर्ड्स, डेटाबेस सब कुछ चेक कर रहे हैं। ठीक, पहली बात तो ये, उनके लाइसेंस वगैरह सब कुछ चेक करने हैं। अगला क्या है कि जहां पे वो जा रहा है वहां पे जैसे उसको कोई भी गड़बड़ी लग रही है किसी शॉप पे या किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो वो क्या करेगा, वहां के सैंपल को कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट एनालिस्ट को देगा एनालिसिस करने के लिए, और गवर्नमेंट एनालिस्ट रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट देने के बाद फिर आगे का प्रोसीजर होगा। ठीक है, उसके बाद जिले में जितने भी मेडिकल स्टोर है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पे जाके वो उनके लाइसेंस को चेक करेगा, उनके रजिस्टर को चेक करेगा, उनके रिकॉर्ड को चेक करेगा। ये सारी चीजें एक ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटी होती है। और एक चीज है कि अगर कोई कंप्लेंट होती है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई मेडिकल स्टोर खोला, मेरे अगेंस्ट कोई कंप्लेंट होती है, तब भी डीआई का वर्क है, डीआई का एक काम है, ड्यूटीज है कि वो आके उस कंप्लेंट को एनालाइज करे कि जो जिन्होंने कंप्लेंट किया है या वो मेडिकल स्टोर जो जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है उसकी जांच हो, और अगर वो जांच में खरा नहीं उतरता है मेडिकल स्टोर तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये कुछ ड्यूटीज होती हैं। अगला जो हेडिंग आएगी अपनी, वो उसमें हम पढ़ेंगे प्रोसीजर टेकिंग सैंपल बाय डीआई। मतलब क्या प्रोसीजर है, कैसे डीआई ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल को कलेक्ट करता है किसी पर्टिकुलर प्लेस से। आगे हम देखते हैं प्रोसीजर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर टेकिंग सैंपल। ड्रग इंस्पेक्टर किस तरीके से सैंपल को कलेक्ट करता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, किसी भी शॉप या मेडिकल स्टोर से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ही शैल इंटीमेट द पर्पज ऑफ टेकिंग द सैंपल। उसको बताना पड़ेगा किस पर्पज से वो सैंपल को ले रहा है, कलेक्ट कर रहा है। इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नंबर 17, फॉर्म नंबर 17 पे। ठीक, उसके आगे क्या है कि अगर शॉपकीपर या मैन्युफैक्चरर जो है वो पहली बात तो डीआई को एक फेयर प्राइस देनी पड़ेगी जो भी सैंपल कलेक्ट कर रहा है। अगर किसी कारणवश जो मैन्युफैक्चरर है या सेलर है वो पैसा लेने से मना कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, ठीक, तब क्या होगा, उसको फॉर्म नंबर 17 पे एक रिसिप्ट बना के देनी पड़ेगी, फॉर्म नंबर 16 पे सॉरी। और आगे हम देखते हैं कि जब सैंपल को कलेक्ट किया जाता है तो कितने भागों में कहां पे सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अगर किसी शॉप से सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा, किसी भी मतलब मेडिकल स्टोर से सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा, तो सैंपल को 4 भागों में बांटा जाएगा, ये आपको याद रखना है। और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अगर सैंपल को कलेक्ट किया जाता है तो सैंपल को 3 भागों में बांटा जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले बात करें सेल या फिर शॉप पे, तो सैंपल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। और सेलर के सामने या फिर जो भी दुकानदार है उसके सामने ही सैंपल को कलेक्ट करेगा डीआई, सील करेगा। उसके आगे क्या है कि एक सैंपल जो लेगा 4 भाग में सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद एक सैंपल को वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेज देगा फॉर द एनालिसिस और टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स या फिर सब्सटेंस। वो सब्सटेंस या फिर केमिकल्स को या ड्रग को एनालाइज करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेज देगा इस सेल वाले में। दूसरे में क्या है, 1 पार्ट शैल बी गिवन टू द पर्सन। 1 पार्ट सैंपल का उस पर्सन को दे दिया जाएगा जहां से सैंपल डीआई ने कलेक्ट किया है, या जिस दुकान से सैंपल को कलेक्ट किया है डीआई ने, उसको दे दिया जाएगा। 1 पार्ट डीआई खुद रिटेन कर लेगा, 1 पार्ट रिटेन बाय डीआई, अपने पास एक सैंपल को खुद रख लेगा। उसके बाद एक सैंपल के पार्ट को 1 पार्ट शैल बी सेंड टू द वारंटर इफ एनी। अगर कोई वारंटर है तो एक पार्ट उसको सेंड कर दिया जाएगा। तो 4 पार्ट में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आगे देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी सेम होता है। इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है सैंपल को। इसमें क्या होता है, वारंटर एब्सेंट होता है,
कुल मिला के सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, आपके सामने उसको 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सील किया जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। तो पहला गवर्नमेंट एनालिस्ट को चला जाएगा, भेज दिया जाएगा डीआई के द्वारा। दूसरा जो है वो उस पर्सन को दे दिया जाएगा जहां से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से या मैन्युफैक्चरर को दे दिया जाएगा जहां से सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा। और तीसरा जो है डीआई खुद रिटेन कर लेगा, अपने पास रख लेगा। अब ये जो सारा प्रोसीजर है, इन केस आगे क्या होता है यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको कि अगर गवर्नमेंट एनालिस्ट अपनी रिपोर्ट देता है और उसके बाद फिर आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। अगर जो भी शॉपकीपर है, दुकानदार है या मेडिकल स्टोर है या फिर मैन्युफैक्चरर है, वो गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, डिससेटिस्फाइड है, तब क्या करेगा वो 28 डेज के अंदर वो उसको चैलेंज करेगा। ठीक है, सीडीएल के पास, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के पास, जो कि कोलकाता में स्थित है। तो उसके बाद वहां से अगर फिर भी वही रिपोर्ट आती है जो गवर्नमेंट एनालिस्ट के द्वारा दी गई है, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर वहां पे कुछ भी परिवर्तन होता है तो आप बच सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।